17 तारीख को हिमाचल सरकार ने जो बजट की डिलीवरी की, तो सर्वप्रथम तो मैं ये ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये ओवर डेट डिलीवरी है। इस डिलीवरी की डेट फरवरी में ड्यू थी, जो मार्च के लिए पोस्टपोन की गई, और ना तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लिया, सीधे ही ऑपरेशन किया सिजेरियन सेक्शन। और ऐसी स्थिति में जच्चा सरकार और बच्चा जनता दोनों ही संकट में है। कहने का अर्थ यह है कि हिमाचल के बजट में राजनीतिक रोटियां ही बनती हुई दिख रही हैं, जबकि प्रशासन इन रोटियों को जनता की थाली में इस वित्त वर्ष में या सरकार के पूरे कार्यकाल में पहुंचा पाएगा या ना पहुंचा पाएगा, इस पर संशय है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने के बाद हिमाचल की जनता ये कह रही है कि अपना बनाकर कुछ ही दिन में बेगाना कर दिया, अपना बनाकर कुछ ही दिन में बेगाना कर दिया। ले लिए वोट हमारे, ले लिए वोट हमारे, जब कुछ देने की बारी आई तो मजबूरी का नाम लेकर पल्ला झाड़ लिया। जब भी कोई वित्तीय डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो उसका एक विशेष रूप होता है, विच इज गवर्न्ड बाय द फाइनेंशियल रूल्स। परंतु इस बजट को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को अपने मित्र पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया हो, क्योंकि इस बजट में बजट मैनुअल के हिसाब से ना कोई टारगेटेड फिजिकल आउटकम का जिक्र है, जो आउटकम जनता को इस वित्तीय वर्ष में पहुंचेगी, ना क्वालिटी के सर्विस के मापदंड अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए, कितना बजट सैलरी हेड में, कितना बजट नॉन प्लान में, कितना बजट माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व वाली भारत सरकार के द्वारा प्रदेश को दिया गया इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो लगभग 18,000 करोड़ से अधिक है और प्रदेश के कुल बजट का लगभग 1/3 से अधिक है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए वह इतने अव्यवहारिक थे कि अब उन्हें पूरा करने में ये पार्टी की गले की हड्डी बन गया है। तो जब कुछ देर पहले हमसे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि 1500 की जो गारंटी की बात हो रही थी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात पे आ रहा हूं। ये जो 15 लाख का जो हमेशा हवाला दिया जाता है, मैं इस माननीय सदन का ध्यान 7 नवंबर 2013 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांकेर छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि देश का इतना काला धन विदेशों में पड़ा है, अगर वो वापस आए तो इतना उसको क्वांटिफाई, उसको क्वांटिफाई करने के लिए यह कहा गया था, ना कि यह कहा गया था कि 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे। आप नो इंटरप्शन प्लीज, देखिए, नो इंटरप्शन प्लीज। इस बजट को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने कोरोना त्रासदी से भी कोई सबक नहीं लिया। कोरोना त्रासदी ने हमें यह बताया कि हमें जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है भोजन और स्वास्थ्य। भोजन आता कहां से है? खाना पैदा करता कौन है? हमारे किसान। स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी किसानों का आज वही हाल है। किसान आज भी कर्ज के नीचे दबे हैं, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं।
सरकार को अपनी आय बढ़ाने की बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर विचार करना होगा, क्योंकि किसानों की आय बढ़ेगी, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो सरकार की आय स्वतः अपने आप बढ़ेगी। हमें नहीं मिलती साहब पेंशन, वो आप देंगे तो मिलेगी। अभी तो उस पे भी आऊंगा। अभी वर्तमान परिदृश्य में किसान साल भर खेतों में पसीना बहाता है। किसान का संघर्ष केवल फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है। असली संघर्ष किसान का शुरू होता है जब वो फसल तैयार होती है। उसको संवर्धन करने के बाद मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट में फिर जो मिडलमैन है उनके दलदल में जब किसान फंसता है। तो मेरा तो सरकार से यह आग्रह है कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो विपणन प्रणाली है, हमारी मार्केटिंग प्रणाली है, उस पर रिवॉल्यूशन लाने का विचार करे। इस बजट में किसानों की इस जरूरत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, सबको मालूम है हिमाचल सेब उत्पादन करने वाला राज्य है, एप्पल स्टेट करके नाम है। मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस पूरे बजट में सेब शब्द का जिक्र कहीं मुझे बता दे। सीए स्टोर सेब सिर्फ सेब के लिए नहीं है मंत्री जी, सेब शब्द का जिक्र तक इस बजट में कहीं नहीं है। महंगाई ना हो ये सभी चाहते हैं, परंतु महंगाई केवल किसानों की वजह से नहीं है, महंगाई हमारी अप्रभावी विपणन प्रणाली की वजह से। जिस तरीके से खेती की जमीन कम होती जा रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 100 वर्षों में केवल वही जीवित बचेगा जिसके पास खेती की जमीन होगी। क्योंकि जब भोजन पैदा करने वाला दर दर की ठोकरें खाएगा और गरीबी के दलदल में डूबता जा रहा है, तो ये हमारी केवल इस विपणन प्रणाली का परिणाम है। वर्तमान स्थिति में जो कुआं है वो प्यासे के पास जा रहा है। किसान जो भोजन पैदा करता है उसको लेके जाना पड़ता है। हालांकि होना तो यूं चाहिए कि प्यासे को कुएं के पास जाना है। जब कोई भी देश, कोई भी राज्य तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें गरीबी की रेखा में रहने वाले किसानों का जीवन में सुधार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के ऊपर मैं कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, और मैंने ये वचन माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरे सेवा अनुभव से जो भी प्रदेश हित में, सरकार के हित में, जनता के हित में सुझाव होंगे, मैं उनको बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के सरकार के समक्ष रखता रहूंगा। 10 गारंटियां जिनके ढोल पीट पीट कर सत्तासीन हुई सरकार ने कहा था, कल भी सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो वायरल हुए थे 2, कि पहली कैबिनेट उप मुख्यमंत्री जी ने तो दिसंबर महीने की घोषणा कर दी थी। पहली कैबिनेट तो क्या, पहले बजट में भी 10 गारंटियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कसम है जी, पढ़ा है जी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आए तो एसएमसी अध्यापकों की समस्या पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। जो बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, तो पहली देखिए, मेडिकल के लिए खाइए, मैंने महादेव की कसम, मेडिकल के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सदन में ज्वाइन किए हैं, मैं इनके समक्ष फिर कहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे सुझाव राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे। मैं महादेव को साक्षी मान के ये कहता हूं। मेरी कसम सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, बाकी जगह राजनीति। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, मेरे विधानसभा क्षेत्र को आपने उसमें छोड़ दिया। मैं भी आपकी तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन में जाना चाहता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो कृपया जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें। तो वो हेलीकॉप्टर तो अभी
एक ही है सरकार के पास। अब इस बजट के इस बजट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए और खासकर आकांक्षी जिला चंबा के लिए कोई खास मुझे इसमें नहीं नजर आया। जो भी मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में लिखा है, चंबा जिले की पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, परंतु चंबा जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं ये भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आउटसोर्स कर्मियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यूनतम वेतन जो है वो सम्मानजनक उनको मिले। शिमला जैसे शहर में 10-11 हजार रुपए में व्यक्ति के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। हमारी प्रदेश की लगभग 80% से अधिक जनता ग्रामीण परिवेश में रहती है। तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे पूर्व में मैंने कहा कि हमारी जो विपणन प्रणाली है, जो किसानों के उत्पाद हैं उनको उसके सही दाम मिले, उनको बिचौलियों के चक्कर में न जाना पड़े, तो इस पर भी सरकार जो है वो विपणन प्रणाली और मार्केटिंग रिवोल्यूशन लाने पर विचार करे। Conclude, please. तो कंक्लूड, तो अब अध्यक्ष महोदय आपके वचन का मैं मान सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अधिकारी वर्ग को निर्देश दिए जाएं कि तर्कसंगत प्रॉपर प्रपोजल बनाकर सरकार को दें। जो सही मायने में राज्य का पैसा है उसे नॉन प्लान बजट में रखा जाए, यही जनित है, क्योंकि बजट इज सपोज टू बी मैक्सिमली प्लान्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड नॉन प्लान बजट शुड बी इन सम परसेंटेज। ये 2023-24 बजट जो है देखने से मुझे नॉन प्लान्ड इन नेचर लग रहा है एंड इज अ वायलेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग नॉर्म्स पास्ड time to time by the state government, more so ever fluently and rashly written document without any will to achieve any target in the next financial year. इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए असमर्थ हूं।